वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि संविधान सभा ही वह बॉडी होती है, वह निकाय होता है जो भारत के संविधान का निर्माण करता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, जो भारत का संविधान आज की डेट में हम लोग देखते हैं वह किसकी देन है? संविधान सभा की। तो अगर आप पॉलिटी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो बिना संविधान सभा को अच्छी तरीके से जाने आप संविधान या पॉलिटी या गवर्नेंस उसको आप सही से नहीं समझ पाएंगे। तो इस वजह से पहले हम लोग जानेंगे कि जो संविधान निर्माती जो सभा है, जो संविधान सभा है, वह क्या थी, उसमें लोग कौन से थे, उसमें लोगों की संख्या कितनी थी और वह काम कैसे करती थी, उसकी समितियां कौन सी थी। तो ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक, तो सबसे पहले एक इसका संक्षिप्त इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान सभा की बात सबसे पहले रखता कौन है, कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बने, यह बात रखने वाले शख्स की पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग पीछे हमारे कंटेंट भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले नाम आता है एम एन रॉय का। ठीक है, एम एन रॉय का नाम एकदम रट जाइए। ठीक, सबसे पहले यही व्यक्ति होते हैं जो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कब? 1934 में, 1934। तो जो 1934 की डेट है वो भी आपको याद रखना है। एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। अब बात आती है कि जो इसकी जो ऑफिशियल डिमांड है कि नहीं, हमारे लिए संविधान सभा होगा, मतलब भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा बनेगा, इसकी जो ऑफिशियल डिमांड है, आधिकारिक डिमांड है, वह कब की जाती है? तो ये किया जाता है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, तो जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार संविधान सभा की मांग करती है। कब? 1935 में। तो 1934 में एम एन रॉय जो है यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि संविधान सभा होनी चाहिए। अब आईएनसी कब बात करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बात करती है? तो यह बात करती है 1935 में। अब जब हमारे द्वारा यह बात रखी जा रही है तो बात आती है कि डिमांड हम किसके सामने कर रहे हैं? तो डिमांड हम कर रहे हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहा था। तो उसमें रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, तो अब इसकी स्वीकृति कौन देगा? उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो स्वीकृति देगी। तो अगला पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। तो जो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर है वो 1940 का है, या ईयर भी याद रखिए 1940। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार मांग स्वीकार की गई। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि जो संविधान का आधार है वो क्या रखा जाएगा। तो संविधान सभा के सदस्यों ने सार्वजनिक तर्क वितर्क, मतलब कि सार्वजनिक कारण के सिद्धांत पर काम किया। ठीक है, तो जो पब्लिक डिबेट है उसको इन्होंने बेस बनाया और इसी सिद्धांत पे जो है संविधान की डिमांड की गई। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसका संवैधानिक सलाहकार कौन होगा। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, इस पे एडवाइजर की जो बात की जाएगी, तो इनमें नाम आता है बी एन राव का। किसका? बी एन राव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार। फिर इसी क्रम में हमको याद रखना है कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें तो देखिए, संविधान का एकमात्र प्रावधान जो बिना किसी बहस के पारित हुआ था वो था एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या आता है? सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब कि जो भी नागरिक हैं वह अगर वयस्क हैं तो वह अपना मत दे सकते हैं। तो संविधान सभा ने बिना बहस के जो है इसको स्वीकार किया था। अगर संविधान सभा के गठन वगैरह की बात करें, इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, तो यह बात आती है 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो संविधान सभा हो, इसकी बात कब आती है? तो यह बात आती है कैबिनेट मिशन 1946 इसके तहत। तो यह भी बात आता है कि वह कौन सा मिशन था,
वह कौन सी योजना थी जिसके तहत संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने प्रारूप में आई, ठीक है, अपने रूप में आई। तो ध्यान रखिएगा क्या है, वो है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो 1946 का, और ब्रिटिशर्स कब इसकी बात को स्वीकार करते हैं, तो वह 1940 का अगस्त ऑफर में वह स्वीकार करते हैं कि संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन वह योजना कौन थी, वह था कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, ठीक, वो भारत आता है तो बात आती है कि इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया। कैबिनेट मिशन इसलिए इसका नाम था क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे और तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट के मेंबर थे। क्या, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक, उसके कैबिनेट के क्या थे, सदस्य थे। और तीनों सदस्य चूंकि कैबिनेट के थे, इस वजह से वह मिशन कहलाया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन स्पेशली किसके लिए था, संविधान सभा की बात करता था, ठीक है। तो इसमें जो 3 सदस्य थे उनका भी नाम याद रखिएगा, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो कैबिनेट मिशन 1946 का है, लेकिन इसके पहले क्रिप्स, ठीक, जो क्रिप्स है इसके अंडर में क्रिप्स मिशन आ चुका था, ठीक है, वह 1942 का था। अब अगर संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करें हम लोग, ठीक है, कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कितनी थी, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या यहां पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यस, कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या, सॉरी, कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की अगर हम लोग संख्या की बात करें, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं, तो 389 था। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें मुस्लिम लीग भी होंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदस्य होंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदस्य होंगे। अब बात आती है कि जो 389 है वह का उसका जो है उनमें से जो सदस्यों का जो डिवीजन है वह कैसे कैसे, तो ये देख लीजिए, देखिए 389 जो है 389 टोटल संख्या थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे, ठीक है, 296। रियासतों से संख्या जो थी वह 93 थी। कितनी थी, रियासतों से जो संख्या थी वह 93 थी। अब इसके क्रम में अगर हम लोग बात करें, अगर इसके क्रम में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सीट आवंटन की, तो जनसंख्या के अनुपात में एक जो सीट थी वह 10 लाख जनसंख्या पे थी, ठीक है। तो मतलब एक सीट जो है वो 10 लाख जनसंख्या पे थी। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पे एक मेंबर का प्रतिनिधित्व था, ठीक। अब समुदाय विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मुस्लिम्स का भी रिप्रेजेंटेशन था, सिख का भी था और सामान्य, ये 3 कैटेगरी थी किसका, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब जो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे उनकी चुनाव प्रक्रिया क्या थी उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आंशिक रूप से निर्वाचित, मतलब कि ये जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा जो मनोनीत जो मेंबर थे उनको शामिल किया गया था। आंशिक रूप से मनोनीत, मतलब कि रियासतों के प्रतिनिधि, जैसा कि 389 पूरे मेंबर्स की बात की जा रही है, तो उसमें ब्रिटिश भारत था उसके सदस्य थे। जो यहाँ पे राज रजवाड़े थे, जो रियासतें थी उसके भी सदस्य थे, ठीक है, उसके भी मेंबर थे। तो जो राज रजवाड़े थे वो जो कैसे आते थे, तो रियासतें क्या करती थी कि अपना एक मेंबर या जो सदस्य था उसको मनोनीत करती थी, ठीक है, नॉमिनेट करती थी। तो एक तरीका ये था, ठीक। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव जो स्वयं समिति मताधिकार पर चुने गए थे, ठीक है। तो जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसके सदस्यों द्वारा
ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव जो स्वयं समिति मताधिकार पर चुने गए थे। ठीक, अब 10वां जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो संविधान सभा है, संविधान सभा जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि संविधान सभा का काम है संविधान का निर्माण करना। मतलब भारत के जो भारत का संविधान होगा अब भारतीयों के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। और यह जो बात चल रही थी वह आजादी से पहले की चल रही है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की बात कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है, ठीक, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है उसके तहत जो है संविधान सभा की बात रखी जाती है। मतलब कि अभी देश अपना आजाद नहीं हुआ है, तो ये तो खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन एक दर्द ये था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा था टू नेशन थ्योरी, मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत के विभाजन की बात की जा रही थी। ठीक, तो ये जो बात थी वह महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा पीड़ा दे रही थी। भारत जो है स्वतंत्रता की तरफ तो बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जो दर्द था वो भारत का विभाजन था। तो यह जो संविधान सभा थी, संविधान सभा बन तो रही थी, लेकिन महात्मा गांधी वह खुश नहीं थे और संविधान सभा में उनका कोई भी योगदान नहीं था। तो कुल मिला के बात क्या है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी जो है वह संविधान सभा में शामिल नहीं थे, उनका कोई रोल नहीं था। ठीक, अब ये जो संविधान सभा है इसमें जो है मूल तौर से 11 सत्र थे जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 11 सत्र जो कंप्लीट होते हैं संविधान सभा के 11 सेशन, वह टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट होते हैं। और यही जो टाइम है, यही टाइम जो है हम लोग बोलते हैं कि संविधान निर्माण का समय। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो समय क्या लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। जो अंतिम सत्र होता है, अंतिम सत्र, वह 24 जनवरी 1950 को लगता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है, तो बन के कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, ठीक, 2 दिन पहले एक अंतिम सत्र जो है संविधान सभा का आयोजित किया जाता है और वह डेट है 24 जनवरी 1950। और उसी दिन भारत का राष्ट्रपति कौन होगा मतलब जो है वो डिसाइड किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और उसी दिन से भारत एक लोकतांत्रिक के साथ गणतंत्र राज्य भी बन जाता है। क्या? गणतंत्र राज्य। अब बात आती है कि सर गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिकन स्टेट का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब जो आपके देश का मुखिया होगा, वह चुन कर आएगा। ठीक है, या तो प्रत्यक्ष तौर से चुन के आए चाहे अप्रत्यक्ष तौर से चुन के आए, लेकिन वह इलेक्टेड होगा। ठीक है, ना कि सिलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड होगा। राइट, तो जो आपका हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा। तो आप लोग देखते भी होंगे जो हमारे हेड ऑफ स्टेट या देश के जो मुखिया हैं कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव होता है। ठीक, और इसी के अगर हम अपोजिट बात करें, ठीक, जहां पे राजशाही है, तो राजशाही में देश का जो मुखिया होगा, उस राज्य का जो मुखिया होता है राजा होता है। तो राजा क्या होता है? वो वंशानुगत होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग जो है ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में राजशाही तंत्र है। आगे चलते हैं हम लोग। अस्थायी संसद, ये जो संविधान सभा है वो अस्थायी संसद के तौर पे काम करती है। ठीक है, कब तक? तो देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर से 1951-52 के पहले आम चुनाव तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए संसद का कॉन्सेप्ट तब आएगा ना जब जनरल इलेक्शन होगा, जैसे कि आम चुनाव होता है। अभी जैसे 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक, तो इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो संविधान सभा ही क्या एज ए पार्लियामेंट के तौर पे काम की। कब से कब तक?
26 जनवरी 1950 से लेकर जो पहला इलेक्शन था जो कि 1951 में होता है, तब तक एज ए पार्लियामेंट के रूप में यही काम करती है, ठीक है। और उस समय, उस टाइम पीरियड में भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जब पहला जनरल इलेक्शन हो जाता है 51-52 में, तब जाके प्रथम लोकसभा स्थापित होती है। फिर 1952 में जो है हमारी राज्यसभा, जो कि एक परमानेंट बॉडी है, वो भी स्थापित की जाती है, स्थायी सदन है, ठीक है, जिसको उच्च सदन भी बोला जाता है। तो जो लोकसभा का जो कॉन्सेप्ट आता है जनरल इलेक्शन के बाद आता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन तब तक जो संसद का काम करता है, पार्लियामेंट का जो काम करती है, वो हमारी संविधान सभा ही होती है। अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के कार्य के बारे में, ठीक है। तो इसकी फंक्शनिंग क्या थी उसको जानेंगे। अभी जैसे कुछ मूल बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया संविधान सभा के, क्या कि संविधान सभा आई कैसे, उसके पीछे कौन सा योजना था, तो कैबिनेट मिशन का नाम लिया हम लोगों ने, ठीक। तो कैबिनेट मिशन का जो नाम आता है वह जो है 3 मेंबर बॉडी होती है, वो सारे के सारे जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर बात करें तो कैबिनेट के मेंबर होते हैं, इस वजह से उसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम होता है, ठीक है, और अलेक्जेंडर होते हैं। तो ये जो तीनों सदस्य हैं वो कैबिनेट के मेंबर होने की वजह से वो कैबिनेट मिशन का नाम पड़ता है 1946 में। और एक चीज याद रखिएगा, जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स है उसी के नाम पे जो है क्रिप्स मिशन है 1942 का, ठीक। उसी क्रम में आगे जो है इनका सुझाव होता है कि भारतीयों के संविधान निर्माण में भारतीयों का हाथ हो, तो उसके लिए संविधान सभा की बात की जाती है। और संविधान सभा में 11 सेशन होते हैं, 11 सत्र जो होते हैं, और ये पूरे सत्र जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट होते हैं। और इसमें संविधान सभा में टोटल सदस्यों की जो बात की जा रही है 389 की बात की जा रही है, जिसमें जो ब्रिटिश भारत था वहां से सदस्य थे, जो देसी रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, वहां से सदस्य थे। और इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 कैटेगरी का बंटवारा था, ठीक। अब हाँ, एक और चीज जो महत्वपूर्ण बात थी अभी तक के लेक्चर में, कि संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, ठीक। और अंतिम जो सत्र होता है संविधान सभा का वह होता है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यही संविधान सभा हमारी 26 जनवरी 1950 से लेकर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है तब तक एज ए संसद के रूप में काम करती है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके कार्य के रूप में। तो संविधान सभा का जो कार्य है, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और 211 सदस्य उपस्थित थे। तो यहाँ पे जो है 3 बातें जो है ध्यान रखना है। एक क्या कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें टोटल 211 सदस्य उपस्थित हुए और जो बहिष्कार किया उसका नाम क्या है? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 211। पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अब बात आती है कि इनको क्या चुल मची थी, इन्होंने बहिष्कार क्यों किया। तो देखिए, जो मुस्लिम लीग थी उसका एक सिंगल एजेंडा था, क्या कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उनकी जो है देश की आज़ादी बाद में बात कीजिए, पहले हमें जो है जो पाकिस्तान है उनके लिए उस देश की व्यवस्था कीजिए। इस वजह से उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उनको जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और क्यों बनाया गया? उनकी काबिलियत क्या थी? तो काबिलियत ये थी कि वह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है। तो जो संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे 289,
उनमें सबसे जो बुजुर्ग थे, ठीक है, जो सबसे वरिष्ठ थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस वजह से उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष वो बनते हैं। अब ये बात आती है कि ये विचार आया कहां से, तो ये विचार आता है फ्रांसीसी, ठीक है, जो फ्रांस में इस तरह का जो है वो बात थी कि अगर कोई सभा है तो सभा का जो हेड होगा वो कौन होगा, जो उसमें सबसे वरिष्ठ होगा। ठीक, आगे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और यही आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। उपाध्यक्ष का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जो इंपॉर्टेंट में रखिए। दो उपाध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं एच.सी. मुखर्जी, कौन, एच.सी. मुखर्जी, और वीटी कृष्णाचारी। बहुत सारे जो स्टेट एग्जाम होते हैं जैसे एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, वहां पे यह प्रश्न जो है घूमता रहता है। ठीक, उनके उपाध्यक्ष, जो संविधान सभा है उसके उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। तो इसमें दो नाम याद रखना है आपको, एक है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे हैं वीटी कृष्णाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव पे भी प्रश्न पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव, वह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो आगे चल के प्रियम्बल बनेगा, राइट, क्या बनेगा, प्रस्तावना बनेगी, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। रियासतों की भागीदारी की बात करें संविधान सभा में, तो देखिए शुरू में जो रियासतें, जो राज रजवाड़े थे, वो जो है अनुपस्थित है, ठीक है, शुरू में अनुपस्थित रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल हुए। मतलब कि ये जो संविधान सभा बन रही थी, इसमें मूल तौर से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी जो संस्था या जो बॉडी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें ज्यादा दिलचस्पी कौन नहीं दिखाया, मुस्लिम लीग भी नहीं दिखा रही। जो देसी रियासतें थे उनकी भी दिलचस्पी शुरू में नहीं थी, बाद में धीरे धीरे इसके साथ जो है वो अटैच होते चले गए। अब यहाँ पे स्पेशल ये पॉइंट दिया गया है मुस्लिम लीग की भागीदारी। तो देखिए 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना, मतलब कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन, यह क्या, भारत का विभाजन, 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के स्वीकार होने के बाद भारतीय डोमिनियन के मुस्लिम लीग सदस्य शामिल हुए। ठीक है, तो जो इंडियन डोमिनियन है उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो शामिल हुए कब, 3 जून 1947 में जो बात स्वीकार की ली गई कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, तब जाके। ठीक है, तो मतलब पहले जिद क्या थी, पहले जिद ये थी कि देखो संविधान बने या ना बने वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी, पाकिस्तान की। ठीक, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होगा, यह जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी पहले उसकी ये लोग बात रखते थे। और जब यह बात 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत जब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया, तब जो है जो भारतीय डोमिनियन के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वह इसमें शामिल हुए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की सदस्य, अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की समितियों को दो तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक, कुछ प्रमुख समितियां और कुछ गौड़ समितियां। जब आपसे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पूछा जाए तो उनकी संख्या बताइएगा 8, कितना, 8। जब गौड़ समितियों की बात की जाएगी तो आप उनकी संख्या बताइएगा 13। तो जो प्रमुख समितियां थी उनकी संख्या है 8, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहली जो थी वह संघ शक्ति समितियां थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी संघ संविधान समिति या इसके भी अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनको जो है संविधान निर्माता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के पितामह के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाने जाते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्र की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। किस में रखना है? वेरी इंपॉर्टेंट में। जो प्रक्रिया नियम समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ड्यू प्रोसीजरल कमेटी थी, प्रक्रिया नियम समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति रियासतों के साथ बातचीत के लिए, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी जिनकी संख्या है 8, ठीक है। अब गौर समितियों की बात करते हैं, लगे हाथ, ठीक। तो गौर समितियां या इंग्लिश में बोले सेकेंडरी कमेटीज, ठीक है। तो संविधान सभा की जो सेकेंडरी कमेटीज हैं वो कौन कौन थी, इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। इसको ऊपर में कर लेता हूं। देखिए, गौर समितियों की संख्या, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी संख्या जो है वह कितनी, वो है 13, ठीक। तो गौर समितियों में सबसे पहले वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमाण पत्र समिति अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। गृह समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य व्यवस्था समिति डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज पर एडॉक कमेटी की बात किया जाए, तदर्थ समिति की बात किया जाए, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग जो है जेबी कृपलानी का नाम लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति की बात आएगी तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों की समिति जीवी मावलंकर थे, और जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के स्पीकर भी थे, ठीक है। जो फर्स्ट लोकसभा थी हमारी, उसके फर्स्ट स्पीकर का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? जीवी मावलंकर। और संविधान, और यहाँ पे अगर संविधान सभा में बात करें तो संविधान सभा में जो संविधान सभा के कार्यों की समिति थी उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर थे। उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, ठीक है। तो ये जो है एक नॉन मेंबर थे, ये भी याद रखिएगा, ये नॉन मेंबर थे, ठीक, गैर सदस्य थे। तो उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। मुख्य आयुक्तों प्रांतों की समिति पे बी पट्टाभी सीतारमैया, इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों की विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार, ये भी जो है नॉन मेंबर थे, गैर सदस्य थे। भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग, इसके डार, ये भी गैर सदस्य थे। प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान से देखिएगा, प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रेस गैलरी समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी। कौन? एस वरदाचारी। ये ऊपर भी इनका नाम आ चुका है, इसमें 7वें नंबर पे देखिए, उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी गैर मेंबर थे। और ये एक और समिति है नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष यही थे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो प्रारूप समिति है, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है उसके बारे में, ठीक है। तो प्रारूप समिति की जो प्रमुख विशेषताएं थी संविधान सभा में, उसकी क्या थी, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए डील करते हैं प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी में। तो इसका गठन जो होता है 29 अगस्त 1947, और प्रारूप समिति ही मेन बॉडी होती है संविधान सभा में, जो खास तौर से संविधान लिखने का काम करती है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य, ध्यान रखिएगा, इसमें 7 मेंबर होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। तो अगर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, क्योंकि संविधान सभा का जो प्रमुख कार्य था वह संविधान निर्माण था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, संविधान सभा का केवल और केवल संविधान निर्माण करना ही कार्य नहीं था, ठीक है। हाँ, लेकिन संविधान निर्माण करना उसका प्रमुख कार्य था, ये बात याद रखेंगे। उसके साथ जो अन्य काम है वो भी थे, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो चलिए प्रारूप समिति की बात करते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन, जो सबसे जो है महत्वपूर्ण समिति थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य
जो अभी मैंने बताया, नया संविधान का प्रारूप तैयार करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए और क्या बातें नहीं होनी चाहिए, ये सारी जो चर्चा पर चर्चा, ये सब जो है काम किसका था? प्रारूप समिति का था। अब इनके जो सदस्य हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख चुके हैं कि 7 मेंबर ये बॉडी थी। तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे, ठीक है, जिनको जो है संविधान का पितामह भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर भी बोलते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे सदस्य, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर तीसरे सदस्य, डॉक्टर के.एम. मुंशी चौथे सदस्य, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह पांचवें सदस्य, एन माधवराव पहले होते हैं, ठीक है, इनके बाद सॉरी एन माधवराव छठे सदस्य, जो कि बी.एल. मित्तर के अस्वस्थ होने पर उनकी जगह पे आते हैं, ठीक है। जो सातवें सदस्य हैं टी.टी. कृष्णाचारी, वो किसके जगह पे आते हैं? तो डी.पी. खेतान के 1948 में निधन, उनकी मृत्यु हो जाती है, डी.पी. खेतान। तो डी.पी. खेतान पहले रहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु जो है 1948 में हो जाती है। इस वजह से उनकी जगह पे कौन आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णाचारी। तो टोटल जो है वो 7 मेंबर हैं। इनका नाम याद रखेगा, अध्यक्ष का नाम याद रखेगा और बाकी मेंबर का भी नाम याद रखेगा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रारूप समिति का जो पहला प्रारूप है उसमें क्या बातें थी, दूसरा था, तीसरा प्रारूप था, उसमें क्या बातें थी, ठीक है। तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला प्रारूप कब आया, दूसरा प्रारूप कब आया, इसकी बात करना जो है यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रारूप, ठीक है, ओके नेक्स्ट। पहला प्रारूप में जो बात की जाती है, देखिए, तो विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार के बाद फरवरी 1948, जो 1948 फरवरी का महीना होता है, पहला प्रारूप, पहला ड्राफ्ट आता है, ठीक है। इसको जो है जनता को प्रारूप पर चर्चा और संशोधन प्रस्ताव के लिए 8 महीने, ठीक है, 8 मंथ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 8 महीने का समय दिया गया। तो जब प्रारूप समिति के द्वारा जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, कब? फरवरी 1948 को, उसको जो पब्लिक डोमेन में रख दिया गया। इस पे आप चर्चा पर चर्चा कीजिए, इसमें कुछ कमियां हो उसको भी आप सामने लाइए, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 8 महीने जो है समय दिया गया था। इसके बाद जो दूसरा जो प्रारूप है वह अक्टूबर 1948 में प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? अक्टूबर 1948 में। तो इस प्रकार प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से कम का समय लगा, ठीक है, कितना? 6 महीने से कम का समय लगा। और ये जो टोटल डेज की बात की जाती है प्रारूप समिति के द्वारा किए गए काम की, वह 141 दिन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रारूप समिति टोटल कितने दिन में कार्य करके कंप्लीट करती है, तो वह है 141 डेज। तो प्रारूप समिति ने केवल 141 दिन तक ही काम किया, ठीक। अब इसी बीच में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है वो भी पास हो जाता है, ये भी अधिनियम आ जाता है। अब इस अधिनियम से जो संविधान सभा है उसको क्या फायदा मिलता है, उसको क्या शक्तियां मिलती हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जो 1947 का एक्ट है, ठीक, उससे पहले संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी, संविधान सभा का अस्तित्व आ चुका था, ठीक है। तो इसी क्रम में आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें क्या बात आती है, इससे क्या संविधान सभा को शक्तियां मिलती हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात उभर के आती है वो है पूर्ण संप्रभुता, ठीक है। किसकी पूर्ण संप्रभुता? तो संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वह पूर्ण संप्रभु होती है। पूर्ण संप्रभु का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि मैं सोवरेन हूं या हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो संप्रभु है, तो संप्रभु का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं है। जो भी आपने अगर निर्णय ले लिया है तो वह आपका निर्णय किसी के दबाव में ना हो, और ना निर्णय लेने के बाद आपका निर्णय जो है किसी के दबाव में बदला जाए। इसका मतलब कि आप अपना डिसीजन लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, ठीक है। तो संप्रभु
की जो बात की जा रही है यहाँ पे संविधान सभा की, वो यही की जा रही है कि संविधान सभा को जो करना है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, वो चाहे जो नियम कानून लाना चाहे वो करे, ठीक है, उसको जो है पूर्ण स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया, जिसे किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित करने की स्वतंत्रता थी। तो देखिए, जैसे संविधान सभा, मैंने पहले लेक्चर में जो है मेंशन किया कि यही संविधान सभा जो है हमारी संसद का काम करती है, ठीक है। कब तक? जब तक कि हमारा पहला जनरल इलेक्शन नहीं होता है। तो 1951-52 में जो जनरल इलेक्शन होता है, पहला जो जनरल इलेक्शन होता है, ठीक, उससे पहले और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेकर फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक हमारी संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करती है, ठीक। तो यहाँ पे जो संविधान सभा है वह क्या है? वह है पूर्ण संप्रभु है, ठीक है, पूर्ण संप्रभु है। लेकिन आज की डेट की हमारी जो संसद है वह पूर्ण संप्रभु नहीं है, ठीक, पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है। अब बात आती है कि सर यही जो संविधान सभा है आगे चल के हमारी संसद बनती है। बात सही है, लोग जो है जनरल इलेक्शन में चुन के आते हैं, फिर जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, राज्यसभा बनता है। तो वो संप्रभु क्यों नहीं है? वह संप्रभु इसलिए नहीं है क्योंकि संसद के द्वारा कानून तो बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वह कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना प्रभावित किए हुए होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला कानून है तो वह कानून जो है रिपील किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, ठीक है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो रहे हैं तो उसको जो है निरस्त किया जा सकता है। जैसे एक रिसेंट में एग्जांपल लूं, आप लोगों ने सुना होगा जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके तहत नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की जाती है, एनजेएसी की बात की जाती है। तो एनजेएसी के तहत, एनजेएसी की जब बात की जाती है तो एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट यह आधार देता है कि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है, इस वजह से इसको हम नल एंड वाइड करते हैं, ठीक, नल एंड वाइड करते हैं। तो संविधान के द्वारा यह पार्लियामेंट के द्वारा किया गया यह संशोधन जो है वह खत्म कर दिया जाता है, नल एंड वाइड कर दिया जाता है। तो संसद यहाँ पे क्या आपको लग रही है कि पूर्ण सॉवरेन है? इसके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या? संविधान की व्याख्या करने का। तो संविधान संगत ही काम कर सकता है क्या? संसद। संविधान संगत अगर काम नहीं है संसद का, तो संसद के द्वारा लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या कानून हो, उनको जो है रिपील या खत्म किया जा सकता है। यहाँ पे संसद क्या हो गई? सोवरेन नहीं है। लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके तहत जो संविधान सभा है वो क्या है? सोवरेन है, संप्रभु है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कोई भी कानून को निरस्त या इसके पास जो है किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित करने की स्वतंत्रता थी। अब दोहरे कार्य की जब बात की जाती है तो इसके दोहरे कार्य क्या है? तो इसके जो दोहरे कार्य हैं वो ये है कि एक विधायी निकाय और दूसरा संविधान निकाय, ठीक है। क्या? एक विधायी निकाय और दूसरा संविधान निकाय। तो सभा को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए। पहला विधायी निकाय जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जो डोमिनियन विधायिका थी उसके अध्यक्ष कौन? जीवी मावलंकर हो गए। संविधान निकाय के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो निकाय नाम याद रखिएगा, एक है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। एक विधायी निकाय जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर और दूसरे जो है संविधान निकाय जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यह जो दोहरी भूमिका है 26 नवंबर 1949 तक जारी रही, ठीक है। अब देखिए आगे चल के जो है सदस्यों की कमी हो जाती है। जैसा कि हम लोग जाना कि संविधान सभा में शुरू में सदस्यों की संख्या जो है 389 थी, लेकिन आगे चल के क्या होता है, इसमें मुस्लिम लीग जो है हट जाती है, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है पीछे हट जाती है। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक, वो हट जाते हैं। तो 389 से संख्या हो जाती है संविधान सभा की
299, 299, ठीक है, 299, तो ये नंबर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में, ठीक है। तो संविधान सभा के द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, संविधान निर्माण और सामान्य कानून बनाना, तो संविधान का निर्माण, सामान्य कानूनों का अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का मूल कार्य, जो प्रमुख कार्य था वो संविधान का निर्माण करना था, लेकिन इसके अलावा भी तो काम किया था संविधान सभा ने, ठीक। तो वो काम क्या थे, तो मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता सदस्यता की पुष्टि करता है। मतलब जो कॉमनवेल्थ नेशन में भारत भी शामिल होता है। यह डिसीजन भी जो है संविधान सभा के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को जो हम तिरंगा फहराते हैं, वह जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया, ठीक है। तो जो नेशनल एंथम है वो 24 जनवरी 1950 को, जो नेशनल सॉन्ग है वो भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया, ठीक है। तो नेशनल एंथम में जनगण मन जो है हम जानते हैं, और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही डिक्लेयर हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। अब ये सारी जो बातें थी वह संविधान सभा से रिलेटेड थी। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पॉइंट वाइज जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। इरेज कर देते हैं इसको। ओके, जो पहली बात आती है भारत के संविधान के परिदृश्य में, वह यह आती है कि भारत का संविधान बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित था, ठीक है। तो अगर हम प्रेरणा की बात करें तो हमने 60 से ज्यादा देशों से जो है प्रेरित होकर अपना संविधान बनाया था, ठीक। और इसी वजह से जो भारत का संविधान है अन्य देशों के लिए एक दर्पण का काम करता है, ठीक है। तो 60 प्लस देशों के संविधान का अध्ययन करके जो है उसकी जो प्रमुख बातें थी उसका समावेश मिलता है आपको। अगर हम लोग इसके मूल स्ट्रक्चर की बात करें, जो संविधान हमको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसमें जो लगभग 70% बातें हैं वो 1935 के एक्ट से हैं, ठीक। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसकी प्रमुख बातों को जो है इसमें, मतलब कि बहुत सारी बातों को इसमें जो है समावेश किया गया था। अगर हम लोग फिलोसफिकल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो फिलोसफिकल जो आइडियोलॉजी है, जो दार्शनिक भाग है, वह अमेरिकी और आयरिश संविधान से प्रेरित है। इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है वह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिलोसफिकल जो भाग है अपने भारतीय संविधान का वह कहां से प्रेरित है, तो यूएस और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। अगर हम लोग पॉलिटिकल भाग की बात करें तो ब्रिटिश संविधान की हम लोग बात करेंगे। अब जो बात की जाती है भारत के संविधान के परिदृश्य में, वह यह कही जाती है कि भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है अमेरिका के संविधान के तरीके से, और ना ही अधिक लचीला है, ठीक है। सॉरी, ये कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है। मतलब कि ना तो ये ज्यादा कठोर है और ना तो ज्यादा लचीला है, ठीक है। या ये कहा जाए कि कठोर और लचीला का सम्मिश्रण है, कठोर भी है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे लचीला है। ये सेंटेंस ज्यादा उचित है, ठीक है। क्या कठोर भी है और कठोरता के साथ लचीलापन भी है। तो
तो आखिर कठोरता की जो बात की जा रही है वह कहां से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। और लचीलापन जो आपको देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान में, तो वह मिलता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो कठोरता अमेरिकी संविधान से और लचीलापन ब्रिटिश संविधान से। तो कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। ठीक है, तो यहां पे जो बात की जा रही है संसदीय संप्रभुता, वह जो है वो ब्रिटिश एम्पायर की है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता वहां पे जो है लेकिन इसके साथ में अगर न्यायिक सर्वोच्चता की बात की जाए उसका भी समावेश अपने भारतीय संविधान में मिलता है। तो न्यायिक सर्वोच्चता आपको देखने को मिलेगा कहां पे? अमेरिका में। ठीक है, लेकिन अगर संसदीय सर्वोच्चता की बात की जाए तो वह आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ब्रिटेन में। लेकिन ये दोनों चीज, कहीं पे आपको संसद जो है सर्वोच्च नजर आएगी तो कहीं पे आपको न्यायपालिका सर्वोच्च नजर आएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक सर्वोच्चता जो है अमेरिका से प्रेरित है और संसदीय सर्वोच्चता जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। तो दोनों का सम्मिश्रण मिलेगा। इसी वजह से भारत की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास न्यायालय है। ठीक, हाँ, संविधान जो संसद है जो भी कानून बनाना चाहे वो बना सकती है, बस केवल एक चीज को उसको ध्यान रखना है कि संविधान की जो मूल भावना है, जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए। अगर छेड़खानी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। आगे हम लोग बात करेंगे संघीय प्रणाली में एकात्मकता का झुकाव। इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं। ठीक है, अब कुछ पे जो है दोनों की कॉमन शक्तियां हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके से किया गया है। कुछ विषय जो है, कुछ शक्तियां यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट के में सब्जेक्ट रखे गए हैं, कुछ स्टेट लिस्ट के रखे गए हैं और कुछ है कंकरेंट लिस्ट के रखे गए हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट पे जो पावर है वह राज्य का है, जो यूनियन लिस्ट है उस पे पावर केंद्र का है, उस पे जो भी नियम कानून बनाएगा केंद्र सरकार करेगी। कंकरेंट लिस्ट है, जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस पे मतलब कि दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें जो केंद्र सरकार होगी, ठीक है, केंद्र, उसकी बात पहले मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है। अब शक्तियों का बंटवारा हो गया तो आपको नजर क्या आ रहा होगा? ये तो यार फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, कैसे? जिस तरह की यूएस में है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको संघवाद तो दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो ज्यादा पावरफुल है। इसमें जो प्रमुख शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं। जैसे प्रमुख शक्तियों में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह को गवर्न करने केंद्र सरकार के हाथ में होती है। डिफेंस केंद्र सरकार के हाथ में, ठीक है। पोस्टल रेलवे केंद्र सरकार के हाथ में, ठीक। एक्सटर्नल अफेयर के जो मैटर होते हैं वो केंद्र सरकार ही डिसीजन लेती है, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारे देश में केंद्र सरकार है, केंद्र को मजबूत बनाया गया है, ठीक है। तो मजबूत बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी शक्तियां केंद्र को ही दे दी गई हैं। बहुत सारी शक्तियां जो है वो राज्य की हैं, वो राज्य अपना उस पर नियम कानून बनाते हैं और उसके अनुसार जो है शासन प्रशासन का कार्य चलाते हैं, ठीक। तो जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट है, क्या? संघीय प्रणाली में एकात्मकता का झुकाव, ठीक है। पावर तो है, लेकिन पावर ज्यादा किधर है, किधर इंक्लाइन है? केंद्र की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है। टुवर्ड्स क्या है? सेंटर है, ठीक। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है अर्ध संघीय या सहकारी संघवाद, तो चूंकि पूरी तरीके से राज्य अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वह सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है या क्वेसी फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई है, ठीक। अगर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान से मेरा तात्पर्य है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य तो नहीं था, लेकिन मौलिक अधिकार था जो कि भाग 3 में वर्णित है, ठीक है।
नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जिसको जो है आप इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में है वह हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान से तात्पर्य मैं फिर से क्लियर कर दूं, 26 नवंबर 1949 को जो बनकर संविधान हमको मिला था। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हमारी जो है वो एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह भारत को एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या एक वेलफेयर स्टेट है, क्या कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को सिद्ध करता है, तो जी हाँ, जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वह जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, वह इसको कल्याणकारी होने दें तब। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष की बात ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, उसके तहत लाया गया। ठीक है, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976, उसके तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक, और एक चीज और याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी मतलब छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है बहुत सारे जो है वो संशोधन लेकर आया था। उनमें से एक क्या था? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य की जब बात की गई, तो इससे जो प्रभावित होने वाले जो आर्टिकल्स थे वो कौन कौन थे, उनको भी याद रखिएगा। तो इसमें आप यहाँ से 14 से लेके ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं। का जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, उसके आर्टिकल हैं, जैसे 14, 15, 16 या राइट इक्वलिटी की बात करता है, और 25 से 30 में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो गए फंडामेंटल राइट। अब ये जो 44 है, ये जो है डीपीएसपी का आर्टिकल है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है हमारा संविधान। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब है कि जो लोग, आज की डेट की मैं बात करूं, जो लोग 18 साल से ज्यादा हैं वह जो है अपना वोट दे सकते हैं। ठीक, लेकिन शुरू में क्या था, यह उम्र रखी गई थी 21। ठीक है, 21 से घटाकर यह उम्र की गई 18 साल। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 61वां 61st, ठीक है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 था। क्या? 1988, ये भी याद रखिएगा। ठीक, एकल नागरिकता, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता रखता है तो उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, उसकी नागरिकता भारत की स्वतः खत्म हो जाएगी। यहाँ पे केवल एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप किसी भी राज्य के हों, ठीक है, किसी भी जिले के हों, लेकिन आपकी नागरिकता एक ही रहेगी। क्या? आप सिटीजन एक ही कहलाएंगे। क्या? भारत के नागरिक। ठीक, आप भले जो है जम्मू कश्मीर के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों। आपातकालीन प्रावधान की भी बात की गई है हमारे संविधान में। तो आपातकालीन प्रावधान के लिए 3 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। एक है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 जो है वह स्टेट में इमरजेंसी या यह कहा जाए राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अगर हम लोग आर्टिकल 360 की बात करें तो यह नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, अब इन तीनों में ये जो है आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की जो बात की गई है, ठीक, आज तक जो है यह लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिल जाएगा। भारत के इतिहास में आपको राष्ट्रपति शासन तो किसी ना किसी स्टेट में लगा हुआ मिलता ही है, लेकिन अब तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो वित्तीय आपातकाल है, वह कभी भी घोषित नहीं हुआ है।
अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, मतलब कि भारत के संविधान की अन्य विशेषताओं में यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो न्याय की बात की गई है वह कहाँ पे की गई है, इसकी हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग जो है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल की बात कर रहे हैं तो देखिए किसी का भी जो जीवन है इसी में जो है सिमट जाना है, ठीक है। अगर आपको जो है इकोनॉमी मतलब कि पैसा अर्न करने की स्वतंत्रता मिल जाए, अच्छी बात है। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि आपके भाव विचार, चुनाव लड़ने, ये सब की स्वतंत्रता मिल जाए जैसे कि फंडामेंटल राइट में किया है, तो फिर आपका जीवन और सुचारू हो जाएगा, ठीक। और सोशल, सोशल से मतलब कि बिना कास्ट, क्रेड, सेक्स का कोई डिस्क्रिप्शन आपको देखने को ना मिले समाज में, तो ये स्वतंत्रता मिल जाए तो फिर जीवन में समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब की बात जो है हमारा भारतीय संविधान करता है। तो कैसे करता है ये देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीनों तरीके के न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, भारतीय संविधान की बात करता हूँ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अब बात आती है कि तीनों न्याय क्या एक ही जगह मेंशन है कि अलग अलग है, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय आपको मिलेगा कहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलेंगे, डीपीएसपी मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में मिलेंगे। राजनीतिक न्याय की बात की गई है मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट में, तो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। अगर हम लोग डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी की बात करें यह जो है भाग 4 और 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। न्याय संगत और गैर न्याय संगत अधिकारों का इसमें मिश्रण मिलेगा। और इसकी या किस सिफारिश पे, सप्रू समिति के सिफारिश पे ये बात की गई थी। स्वतंत्रता और एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, जो हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम है वह इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे 3 लेवल आपको मुख्य तौर से अगर मैं बात करूँ 3 लेवल है। क्या, सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट जो राज्यों में आपको देखने को मिलते हैं, जिला स्तर पे आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे या सेशन कोर्ट्स मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है ऊपर से नीचे तक क्या है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से क्या है, समेकित है। इसी वजह से इसका क्या बोला गया, जो एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक। और ये जो न्यायपालिका है एक ही मूल किताब को फॉलो करती है, भले वह सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, एक ही किताब को फॉलो करते हैं। और वह किताब है कौन सी, भारत का संविधान, ठीक। हाँ, एक और चीज कहीं गलत हो तो आप लोग जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका मेरे हिसाब से आप लोग जो क्लियर हो गए होंगे। तो स्वतंत्रता संघीय विशेषता है, एकीकरण एकात्मकता की विशेषता है। चलिए अब भारतीय संविधान जो है स्वतंत्र संस्थाओं की भी बात करता है। क्या, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्वतंत्र संस्थाओं की बात करता है, ठीक। तो स्वतंत्र संस्थाओं में पहला नाम यहाँ पे आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की बात करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर चुनाव आयोग कैसे आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र है। देखिए मैं नहीं कह सकता कि स्वतंत्र है, मैं इसी बेस पे कह सकता हूं कि संविधान उसको स्वतंत्र रहने की पावर देता है। तो स्वतंत्र से मतलब यह है कि उसका जो निर्णय होगा किसी पक्ष पार्टी से प्रभावित नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सर वो पक्ष पार्टी से प्रभावित होता हुआ तो दिखाई पड़ता है, तो अगर आपको दिखाई पड़ता है तो यह हमारे जो लेजिस्लेचर है या उनकी कमी है, हमारे यहाँ का जो इम्प्लीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को करने वाले जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, या उनकी कमी है, ठीक है, ना कि हमारे संविधान की कमी है। हमारा संविधान चुनाव आयोग को क्या बोलता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष की बात करता है। आगे हम लोग बात करें, अगली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, CAG। यह जो है अनुच्छेद 148 के तहत आता है CAG, और यह भी स्वतंत्र निकाय है। लोक सेवा आयोग, जिसकी आप लोग तैयारी भी करते हैं, यूपीएससी बोला जाता है, यूनियन लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट लेवल पे PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
तो इसकी बात जो है आर्टिकल 315 से 323 में की गई है और यह भी एक स्वतंत्र निकाय है। फिर से मैं बता दूं, स्वतंत्र निकाय का मतलब ये होता है कि वह किसी पक्ष पार्टी से प्रभावित नहीं होगा, उसका निर्णय क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक तंत्र के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये जो संस्थाएं हैं वह बिना किसी पक्षपात, बिना किसी डर, बिना किसी लोभ लालच के उनको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अगर ये संस्थाएं नहीं अपने कर्तव्य को निभाएंगी तो हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। ठीक है, लोकतंत्र को रिस्टोर करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको अपना कर्तव्य, अपनी जो ड्यूटीज है बखूबी निभाना पड़ेगा। अब एक और बात जो हमारा जो मूल संविधान था ठीक उसमें नहीं थी, वो था तीसरे लेवल का शासन। ठीक है, क्या, थर्ड लेवल का जो गवर्नेंस है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के जो तैयार हुआ था उसमें जो है इसकी बात नहीं की गई थी। यह बात आती है 1992 में। ठीक है, तो उसमें जो है 73rd एंड 74th, ध्यान रखिएगा, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992। इसके तहत जो है थर्ड लेयर पे गवर्नेंस की बात की जाती है जिसको लोकल गवर्नेंस के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, तो इसमें जो है दो अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं, एक है शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। जो शेड्यूल 11 है वह पंचायतों की बात करता है। ठीक है, और जो शेड्यूल 12 है वह नगर पालिकाओं की बात करता है। ठीक है, किसकी, नगर पालिकाओं की। तो इस तरीके से जो थर्ड टायर का जो गवर्नेंस है वह तैयार होता है। तो एक हो गया यूनियन लेवल पे, दूसरा हो गया स्टेट लेवल पे, और तीसरा हो गया ये जो लोकल बॉडीज हैं उनके तहत। ठीक है, जिसमें हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं शेड्यूल 11 के तहत, नगर पालिकाओं, नगर निकाय की बात करते हैं अनुसूची 12 के तहत। ठीक है, और ये इनमें जो बातें कही गई हैं वह जो है भारत के संविधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सभी संस्थाएं क्या हो गई हैं, संवैधानिक हो गई हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई हैं। तो अगर हम लोग जो है इसके तहत, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसका काम जो है पंचायतों का चुनाव कराना है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 243 के में बात की गई है। और इसी तरीके से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी बात 343 के तहत की गई है। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आज की डेट में। तो जिस तरीके से यूनियन इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरीके से ये जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये जो बॉडीज आती हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आज की डेट में वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो ये मूल तौर से संविधान की विशेषताएं थी। ठीक है, और संविधान की विशेषताओं के साथ जो है हमने संविधान सभा का चर्चा किया। तो संविधान सभा हमने डिटेल में पढ़ा और साथ में संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पर भी जो हम लोगों ने एक आउटलाइन देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।